નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગદ્ય 12 રાણી ભાગ 2 માં આપણે રાણી વિશેની બીજી માહિતી આપણે પ્રાપ્ત કરી। जो ताज रानी थी उस ताज रानी का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है। रानी का हल्के जो रानी थी हल्के चॉकलेटी रंग की गोरी थी, उसका रंग जो था वो चमकीला था। उस पर नजर अगर पड़ जाए तो नजर भी फिसल जाए। उनके खड़े कानों के बीच माथे पर अयाल का गुच्छा था। उसकी आंखें बड़ी काली, साफ और पारदर्शी थी। उसके नथुने और जीभ लाल, इसके होठ गुलाबी थे और दांत उसके एकदम उजले सफेद थे। दांतों को लोहे की लगाम चबाते रहने पर भी घायल नहीं होते थे। उसकी पीठ ऊंचाई से अधिक थी। उसके जो पैर थे वो सुडौल थे और मजबूत। उसकी पूंछ मानो कोई मोरचल हो ऐसी लगती थी। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हो। होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। महादेवी वर्मा અહીંયા કહેશે કે જો આ તાજ રાણી જે છે એ થોડી નાની હોત તો કેવું સારું। જેમ એનો પાળેલા જે પ્રાણી છે રોજી, જે પુત્રી છે તે નિક્કી નામનો જો નોળિયો છે તે એ નાના છે તેમની સાથે રૂમમાં કેવા રહે છે। જો તાજ રાણી પણ નાની હોત તો એ પણ એમની સાથે रूम में रहे। तो रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। रानी घोड़ी है, इसलिए बच्चों के साथ उसके कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अस्तबल बना हुआ बरामदाई हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती हैं कि रानी के लिए जो अस्तबल बना है, अस्तबल का मतलब होता है जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, रखा जाता है। तो घोड़ों को बांधने की जगह वो है अस्तबल। तो महादेवी वर्मा कैसे कि आज अस्तबल से घुड़शाला से तबेला में एक हमारो अड्डो बनी गयो जहाँ रोजी, निक्की, रानी, महादेवी वर्मा, उनके छोटे छोटे जो भाई बहन है वो सब साथ में वहां पर उस अस्तबल में खेलते थे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बना था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक रखे थे। वैसे जो बरामदा बना हुआ है उस बरामदे में वो घोड़े के लिए तो बना ही नहीं था। तुरंत रखने के लिए उसे अभी अभी एक दरवाजा बनाकर वहां रखने के लिए अस्तबल बना दिया है। तो उसमें उस दीवार में एक अलमारी એટલે કે कबाट और कई ताका, बोखला, गदा और उन्हीं में हमारी स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने। विस्थापित जिनको अपने स्थान से अलग किया गया है उसे विस्थापित कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द में इसका प्रयोग होता है। तो जो खिलौने हैं वो वहां से हटा दिए गए हैं, विस्थापित किए हैं वहां इधर से उधर, तो उनको वहां पर एक जगह स्थापित किया गया। स्थापित इसका ऑपोजिट है विस्थापित। रानी की गर्दन में झूलकर उसके कान और अयाल में फूल खोसकर उसको बिस्किट, मिठाई आदि खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली
कि हमें ना देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिन हिन आने लगती है। ताजरानी जो घोड़ी से तो એની સાથે માધવી વર્મા અને નાના ભાઈ બહેનો ખૂબ પ્રેમથી રમે છે। એના ગળા પર લટકી જાય છે। એની જે કેશવાળી છે એ કેશવાળીમાં ફૂલ ઘોસે છે। કોઈ વાર બિસ્કિટ ખવડાવે છે, કોઈ વાર મીઠાઈ ખવડાવે છે। આ બધા વર્તનથી તાજરાની ઘોડી અને મહાદેવી વર્મા ને નાના ભાઈ બહેનો સાથે એક આત્મીયતાનો ભાવ કેળવાય છે। તાજરાણી જ્યારે આ બાળકોને ત્યાં ન જુએ ત્યારે પોતાના પગ પછાડે છે અને જોર જોરથી હણાહણાટી કરે છે। એટલે કે अपने पैर पटक कर हिन हिना कर वो बच्चों को अपने पास बुलाती है। છોકરાઓને પોતાની પાસે રમવા માટે બોલાવવા માટે શું કરે છે? પોતાના પગ જોર જોરથી પછાડે છે અને હણાહણાટી કરે છે, જેથી બાળકો એની પાસે રમવા માટે આવે। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। ताजरानी घोड़ी है तो उसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी करना ये शुरुआत होती है। मेरे और बहनों के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी। एक नानी पर सुंदर घोड़ा पर બેસવા માટે જે જીન લગાવવામાં આવે છે, પલાણને એ ક્યાં લાવવામાં આવે છે? भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय। भाई માટે એવી જીન બનાવવામાં આવી કે સંતુલન બગડી જાય, ઉપરથી સંતુલન ખોરવાઈ જાય तो अपन पड़ी न जवाए एवी जीन बनावવાની। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ हो गए। रानी नीचे हो गए ने बरामदाना ओटला ઉપરથી બાળકો વારા ફરતી ताजरानी ऊपर सवारी करे और छुट्टन साथ साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता है। छुट्टन जो कि साइज का नाम है, जो घोड़े की देखभाल करता है, तो वो भी घोड़े की लगाम पकड़कर वो इधर उधर बच्चों को घुमाते हैं घोड़े पे। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर पर संध्या का समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराए। સવારમાં નાના ભાઈ બહેનોને અને સ્કૂલ છૂટ્યા પછી જ્યારે માધવી વર્મા ઘરે આવે ત્યારે એમનો વારો આવતો હતો અને એ કાર્યક્રમ વારંવાર દોહરાયા હતો, વારંવાર કરવામાં આવતો હતો। परंतु ऐसी सवारी से हमारे विद्रोह की प्रवृत्ति को संतुष्ट कैसे हो सकता? बच्चों में विद्रोह की भावना होती है। घोड़े सवारी करना तो लगाम उस चुट्टन के हाथ में रहती थी, वो जैसे जैसे घुमाता था वैसे वैसे घूमना। तो यहाँ उनके हृदय की जो भावनाएं हैं उसमें विद्रोह उत्पन्न होता है कि नहीं, घुड़सवारी हम करते हैं तो उसकी लगाम जो हमारे हाथ में होनी चाहिए। और अस्तबल में रानी की गर्दन में झुलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता। स्टूल पर चढ़कर रानी की पीठ पर सवार होने से बच्चों को संतोष नहीं होता था। अंत में एक दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हमने रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। एक दिन दोपहर के समय जब सब घरवाले सो जाते हैं, ऐसे समय दोपहर के समय माधवी और उनके भाई बहनों ने ताजरानी को खोलकर बाहर बरामदे में से आगे ले आती हैं, खुले में लाते हैं और बारी बारी से ताजरानी की सवारी करते हैं। उसकी नंगी पीठ पर, उस पर कोई पलान या ऐसा कुछ रखा नहीं है, जिन दिन कुछ रखा नहीं है, और उसकी नंगी पीठ पर बच्चे बैठकर सवारी करने लगते हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती है। ये तो स्वाभाविक था कि ताजरानी है वो समझती हैं
मनुष्यों से भी ज्यादा समझदार प्राणी होते हैं। तो ताज रानी समझ जाती हैं कि ये बच्चे इस प्रकार से खेलते कूदते हैं और उनको भी सब अच्छा लगता है। वास्तव में बालकों को में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना की बोध होता है। बालकों में जो चेतना है उस चेतना के अलग अलग स्तर हैं, लेकिन बच्चों में चेतना का जो बोध होता है वो सामान्य होता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार जैसे होते हैं। बच्चों के लिए वनस्पति पशु पक्षी इस तरह अपने परिवार का एक हिस्सा हो ऐसा हो जाता है। निक्की रानी की पूंछ से जुड़ने लगता है। निक्की अर्थात नेवला, तो वो भी रानी की पूंछ पकड़कर झूलने लगता है। लेकिन नोड़ियो काजरानी गोरीनो જે પૂંછડી છે એની પૂંછ પકડી અને એ પણ ઝૂલા ઝૂલવા માંડે છે। રોજી ઈચ્છાનુસાર उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती थी, नीचे कूदती थी। कई बार बच्चे उसके ऊपर चढ़ जाते थे, कभी उसके नीचे से निकल जाते थे और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। बच्चे उसकी गर्दन पर ऐसे बैठते थे, उसकी पीठ पर ऐसे बैठते थे मानो वो कोई सिंहासन पर बैठे हो। सिंहासन, सिंह की आकृति वाला आसन, सिंहासन। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। रानी को मालूम थी बच्चे हैं, उनकी कितनी शक्तियां, उसकी दुर्बलता क्या है वो समझती है। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की सी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट करती थी। रानी की नंगी पीठ पर अगर कोई बच्चा बैठा था तो वो दुल्की सी मतलब हल्की चाल से, धीमी चाल से वो धीरे धीरे जाती थी। वो उसको मालूम है अगर वो तेज भागेगी तो बच्चा गिर पड़ेगा, इसलिए वो धीमी चाल से घूमती है और बच्चे को ऐसे चक्कर लगाकर आनंदित करती है। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ में पतली सी संटी उसके पैरों में मार दी। एक बार उसी प्रकार से महादेवी वर्मा ताज रानी की पीठ पर बैठी थी और उसके भाई ने धीरे से एक सोटी, उसके जो एना जे हाथमा थी सोटी संटी रानी ना पगमा मारे छे। जैसे ही रानी के पैरों में उस संटी की मार पड़ती है, चोट लगती है। वैसे चोट तो इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन यहाँ रानी का जो आत्मसम्मान है वो घायल होता है, आहत होता है। उसे दर्द होता है कि वो बच्चों के साथ इतना प्रेम से पेश आती हैं और फिर भी बच्चों ने उस पर सोटी चलाई। चोट लगने की तो संभावना नहीं थी, परंतु उसके न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। एनु स्वाभिमान ताज रानी नु क्या घायल थाय छे, आहत होना, घायल होना, एनु स्वाभिमान घायल थाय छे। कोई दुखद स्मृति उभर आई, शायद उसके हृदय में कोई दुखद स्मृति, कोई दुखद याद एना हृदय में आसे, एने याद आवे छे। वैसे वेग से भागी मानो सड़क पे, नदी, तालाब, नाले सब उसको पकड़ बांध रखने का संकल्प किया और इस आहत हृदय के कारण रानी तेजी के साथ भागने लगती है। मानो नदी, नाले, पेड़ पौधे सब उसको उसे पकड़ना चाहते हैं। कुछ दूर मैंने अपने आप को उसे उस उड़न खटोले पर संभाला। उड़न खटोला रोकते तो जिस प्रकार से रानी तेज भाग रही थी उसके ऊपर उसकी नंगी पीठ पर महादेवी बैठी थी। कुछ देर तक तो उसने अपने आप को उसकी पीठ पर संभाला, लेकिन गिरना निश्चित था। इतनी तेज भागने वाले घोड़े के ऊपर बैठा रहना मतलब गिरने का पूरी संभावना थी। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। रानी के हृदय में कुछ ऐसा भाव आया गया, जो सोटी उसके पैर में लगी उसके हृदय को चोट पहुंचती है और भागती है। उसे वो इस बात को भूल जाते हैं कि उसकी पीठ पर महादेवी एक छोटी सी बच्ची बैठी है। लेकिन जैसे ही बच्ची गिरती है, महादेवी गिरती है,
तुरंत वो ताज रानी संभल जाती है, रुक जाती है। मानो अतीत से वर्तमान में लो, अतीत से वर्तमान, भूतकाल थी वर्तमान में આવી જાય છે और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रखर प्रतिमा। वो पास में आकर खड़ी रह जाती, मानो उसे पश्चाताप हो रहा है कि क्यों वो उसने उतनी तेजी से वो दौड़ी कि इसके ऊपर से महादेवी वर्मा गिर पड़ी। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछोने पर रहना पड़ा। महादेवी कहते हैं कि मेरी चीखने से सब लोग आ गए और बहुत दिनों तक उनको बिछोने पर रहना पड़ा। કેટલાય દિવસ સુધી हमने खाटलाમાં રહેવું પડ્યું। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिन रहने लगी कि मेरे आंसू आ गए। કેટલાય દિવસ પછી રાણી જ્યારે એની પાસે રાણી પાસે મહાદેવી વર્મા જાય છે ત્યારે એને જોઈને રાણીની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે, પશ્ચાતાપના આંસુ આવે છે કે હું ખોટી રીતે દોડીને તને પાડી। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े। एक बार भाईना जन्मदिवस पर नानीए एना माटे सोनाना कड़ा मोकल्या भाई माटे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने आते, जब भी कोई नया कपड़ा या गहना था तो पहनकर रानी को दिखाते करते को हम कैसे रखते हैं। सुंदर छोटे छोटे शेरमुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतत कानों में वलय की तरह पहन। नानी ने त्याथी सोनाना सिंहनी मुखाकृति वाला सोनाना कड़ा આવ્યા હતા। એ પહેરી એ લઈને રાણી પાસે જાય છે અને ત્યાં ગયા પછી એના મનમાં શું આવે છે એ બંને કડા કાઢીને રાણીના જે કાન છે એ કાનની બંને બાજુ કોઈ વલયની જેમ એના કાન ઉપર પહેરાવી દે છે। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात होंगे, सब फिर बाद में सब बच्चे वहां पर खेलने लगते। कुछ समय के बाद उच्चाए जाते, लेकिन वो सोने के जो कड़े थे वो रानी के कानों पर थे, वो निकालना भूल जाते। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। संध्या समय જ્યારે ભાઈના હાથમાં કળા નથી એટલે માં પૂછે કળા ક્યાં છે, તો કોઈને યાદ આવતું નથી। પછી શોધખોળ ચાલુ થાય છે। રાણી अपने कानों के खोरों से खोदती हुई हिनन आती रही। રાણીના કાન ઉપર કળા હતા, રાણી પોતાના પગથી કાન ઉપર ખંજવાળે છે, હળહળાટી કરે છે, પણ કોઈને સમજણ પડતી નથી। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। बाबूजी ने खबर पड़े कि घोड़ी केम हड़हड़ाटी करे છે, ત્યાં જાય છે, માટી ખસેડે છે, तो किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े वहां पर गाड़ दिए। कोई एक खाड़ो खोदीने એમાં कड़ा संताड़ी देता। धन तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान। એનો શિક્ષા કોને ના કરી, પણ રાણી બધાના હૃદયમાં વસી ગઈ, કેમ કે સોનાના કળા હતા એટલે રાણી એને बताई दे छे। एक घटना अपनी विचित्रता में संस्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। सवारे एक दिवस બધા ઉઠે છે તો જોવે છે કે રાણી જે ઘોડી છે એની બાજુમાં એક નાનો शिशु बच्चू जुए છે। यह कहाँ था? उनको प्रश्न होता है कि अभी सुबह में रात को तो रानी अकेली थी, ये बच्चा कहाँ से आ गया? कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाई घोषणा की कि वह नयाजीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई बाळको रामा ने पूछे थे कि ना तो के आ बाळक હતું જ ક્યાં? આખરે રામુ એને કહે છે આ બચ્ચું રાણીના પેટમાં હતું, અંદર દાણા પાણા ખાઈ અને બધું ચડતું હતું। ભાઈને उत्साह से पूछा और भी है? नानू भाई फरी एना पेटમાં બીજું છે? और रामा ने स्वीकृति में सीधे हाँ बीजू पण छे।
अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित, अब गुस्सा आया, थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन साथ में गुस्सा भी आया। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर पेट में लेटे रहते। આ રાણી અમને બેસાડીને પીઠ પર બેસાડીને દોડે છે અને આ બાળકો નાના અંદર પડ્યા રહે છે અને અમે જે આને ખાવા લઈએ એ ખાઈ જાય છે, એટલે બાળકોને ગુસ્સો આવે છે। भाई का रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चों को घोड़े पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा करेगी। પછી કહે છે કે આના પેટમાં બાળક છે ને, નાનું બચ્ચું છે બીજું, એનું પેટ ચીરો અને કાઢી લો બીજું, એટલે ત્રણ થશે તો બે નાના બચ્ચા ઉપર નાના ભાઈ બહેન બેસે અને રાनी पर मां देवी जैसे प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। पर जब एक दोपहर को वो सबने शाक काटने का चाकू ले आए तब मेरे सास ने जागा। एक दिवस बाळकोए बपोરના સમયે શાક સવાર માટેનું ચપ્પુ લઈ અને ત્યાં ઘોડી પાસે આવે છે, પણ મહાદેવની હિંમત हारी जाए। एक और भी समस्या की हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सीएंगे कैसे? रानी નું પેટ ચીરી નાખીને બાળક તો અંદરથી કાઢી લઈએ, બચ્ચું કાઢી લઈએ, પણ પછી એને સીવું કેવી રીતે? मां की महीन सी सुई से सीना सोबत मानी પાસે સોય હતી પણ એ તો નાની હતી, એટલે નાની સોયથી તો સીવી શકાય નહીં। મોટો જે સોયો છે એ રામા પાસે છે, હવે રામા પાસેથી સોયો માંગી શકાય નહીં, ને એને ખબર પડી ગઈ। टाट सीने का बड़ा सुआ रामा अपनी कोठरी में रखता। टाट कंतान सीવાનો સોયો એ રામા પોતાની કોઠરીમાં રાખતો હતો, રૂમમાં રાખતો હતો, એટલે ત્યાં સુધી પહોંચવાની हमने हिम्मत नहीं। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अच्छा अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा, न कुछ ही दिनों में वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है और सब गुस्सा वहां पर निकल जाता है। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने अपनी इस कहानी बचपन की जो यादें हैं इस स्मरणिका के रूप में यहाँ पर हमें बताया है। અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો કરે છે, તો સ્વાધ્યાયની નોટ તમારે તૈયાર કરવી।